हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएड सेकेंड ईयर का 9th पेपर लैंग्वेज अक्रॉस दी करिकुलम जिसकी क्या है हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही है। फर्स्ट यूनिट के 3 लेक्चर जो 3 टॉपिक हमारे क्लियर हो चुके हैं। थर्ड लेक्चर के अंदर मैंने आपको करवाया कि बहुभाषिता का अर्थ समझाइए और भारत की स्थिति पर प्रकाश डालिए, जिसमें मैंने आपको बताया कि बहुभाषिता का अर्थ है क्या चीज़, इसके प्रकार बताए, इसके 2 प्रकार मैंने आपको अलग अलग क्लियर करवाए। फिर मैंने क्या है इसके अंदर आपको बताया कि जो समकालीन भारत में क्या स्थिति थी, समकालीन भारत में अंग्रेजी की जो क्या स्थिति है और बहुभाषिता की प्रकृति के बारे में मैंने आदि क्या है आपको पॉइंट क्लियर करवाए। अब हमारा लेक्चर नंबर 4 है, फर्स्ट यूनिट का हमारा जो टॉपिक है। फोर्थ लेक्चर के अंदर मैं आपको आज टॉपिक करवाऊंगी कि भाषा और शिक्षा पर राज्य की नीतियों की आलोचना कीजिए। तो लेक्चर नंबर 4 के अंदर जो हमारा टॉपिक है कि भारत भाषा और शिक्षा पर क्या है, भाषा और शिक्षा पर राज्य की नीतियों की आलोचना कीजिए। इसमें मैं आपको पहले क्या करवाऊंगी, इसका मैं थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन देती हूँ, सार बताती हूँ कि जब से ये जो भी भाषा से संबंधित जो भी क्या है विचार विमर्श हुए हैं, जो भी मुद्दे हुए हैं, उनके बारे में आज क्या हम डिस्कशन करेंगे। कि बात करते हैं सन 1885 कि 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निर्माण के बाद कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस निर्माण के बाद आजादी और स्वतंत्र सरकार बनाने की मांग उठी, लोगों के अंदर उठी। ये मांग क्या है, लोगों के अंदर राष्ट्रीयता और राष्ट्रीयता सम्मान को लेकर क्या है जो भावना का विकास है बहुत तेजी से हुआ। तो 1942 के अंदर जब क्रिप्स मिशन भारत आया तो उसका जो भारत आने का मेन टारगेट था वो क्या था, बात करते हैं हम कि क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया, जिसका उद्देश्य भारत के व्यवसाय को संविधान का निर्माण के लिए कमेटी बनाने में सहायता करना था। लेकिन वो क्या है इस योजना में पूरी तरह से क्या है अपना कार्य नहीं कर सका। वो क्या है ऐसा पर रहा। इसका मेन जो कारण था वो क्या था, जो हिंदू और मुसलमानों के अंदर मतभेद उठे हुए हैं, जो क्या है उनके अंदर गलत धारणाएं पैदा हो चुकी हैं, उनको क्या है दूर करना था। लेकिन जो क्रिप्स मिशन 1942 के अंदर भारत आया था वो इस योजना को पूरा किए ही बिना अपने देश वापस लौट गया। तो 1946 में संविधान सभा का क्या है निर्माण किया गया। संविधान सभा के अंदर 300 सदस्य थे। जब 1942 के अंदर संविधान सभा का निर्माण किया गया तो इस सभा के अंदर 300 सदस्य थे, जिनके मुख्य अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद आदि इसमें क्या थे, प्रमुख थे। तो इसमें क्या है कांग्रेस ने जब 1942 में इसका संविधान का निर्माण किया, इसमें क्या है 300 सदस्य थे, जिनके मैंने मुख्य सदस्यों के नाम आपको बताए हैं, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद आदि इसमें क्या थे, प्रमुख थे। तो इस कांग्रेस ने क्या है अल्पसंख्यकों को भी इसमें शामिल करने की कोशिश की। अल्पसंख्यकों के अंदर क्या आया, औरतें भी आई और क्या है अनुसूचित जातियों और सूचित जनजातियों के लोग आए, जो एंग्लो भारतीय थे, भारतीय ईसाई थे, वो भी क्या है इसके अंदर शामिल हुए। तो अब बात आती है कि जब ये इनकी मेन योजना हुई जो भारतीय संविधान का निर्माण किया गया 1942 के अंदर, तो बहुत से जो लोग थे उन्हें ऐसा लगता था कि जब भाषा के आधार पर जो विभाजन हो रहा है वो क्या है कि जो हमारे लिए खतरनाक ही साबित ना हो जाए। संविधान सभा में राष्ट्रीय भाषा का मुद्दा, प्रशासनीय भाषा का मुद्दा था, इनकी लिपियां थी और क्या था कि शिक्षा का माध्यम है वो अंग्रेजी में होना चाहिए या हिंदी में होना चाहिए। अंग्रेजी भाषा का प्रयोग और इसकी विधि के ऊपर था। हिंदुस्तानी, हिंदी, उर्दू भाषा का आपस में क्या था संघर्ष जो चल रहा है। आज जो आधुनिक भारतीय संस्कृति का स्थान कैसा है, हिंदी का मानक भाषा रूप व भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं का स्थान
विषयों में क्या है विस्तार से चर्चा की गई। कुछ मुद्दे काम चलाओ किए गए, क्या है कुछ मुद्दों के ऊपर काम चलाओ निर्णय लिए गए, लेकिन वो निर्णय काम चलाओ क्या है होकर एक परमानेंट डिसीजन बन गए, जो आज हम भी देख रहे हैं। भाषा के आधार पर जो अनसुलझे निर्णय है वो क्या है आज हमारे लिए एक खतरा ही साबित हुए हैं। वो क्या है काम चलाओ जो निर्णय लिए गए थे वो अब स्थायी बन गए हैं। अब हम बात करते हैं इसी के अंदर कि जो हिंदी और उर्दू में मतभेद है वो क्या कैसा था कैसा रहा और उसका हमें क्या सामने उसका रूप हमारे सामने मिला देखने को। अब मैंने आपको बताया था इसके बारे में थोड़ा सा सार बताया था। अब हम पॉइंट इसके ऊपर करते हैं कि हिंदू और उर्दू में मतभेद। पहले था हमारा थोड़ा सा सार मैंने आपको क्लियर किया कि 1885 से लेकर अब तक क्या हमें देखने को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं कि हिंदी और उर्दू में मतभेद। हिंदी और उर्दू में मतभेद, क्या मतभेद है, पहले स्थिति कैसी थी और अब हमें कैसी देखने को मिल रही है कि हिंदू और उर्दू भाषाओं में आर्टिफिशियल रूप से किया गया विभेद हिंदुओं और मुसलमानों के बीच प्रत्येक स्तर पर मतभेद का कारण बना, जैसे सामाजिक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्तर पर। स्वतंत्रता से पहले जो बात थी कि हिंदू और मुस्लिम जो लोग थे वो क्या है एक साथ सद्भावना के साथ रहते थे, दोनों के अंदर क्या है बहुत प्रेम देखने को मिलता था। जैसे ही दीपावली और ईद के त्योहार आते थे वो क्या है आपस में एक दूसरे को उपहार बांटते थे और दूसरे लोगों के साथ यह दावा करते थे कि हमारे दोनों धर्मों के अंदर कितना प्यार है और दोनों के अंदर क्या है अलग अलग कहीं भी कोई भिन्नता नजर नहीं आती थी देखने के लिए। तो अब वो प्यार वो उनके अंदर जो सत्कार जो पर्वों को लेकर इज्जत थी अब वो कहाँ गई। हम इसका वर्णन अब करेंगे कि हिंदू दावा करते थे कि मुस्लिम उसके कितने अच्छे दोस्त हैं और मुस्लिम हिंदुओं पर विश्वास करते थे। एक बाहरी व्यक्ति हिंदू और मुसलमानों की परंपराओं के स्रोत को पता लगाना उनके लिए बहुत मुश्किल होता था, लेकिन यह भारत का दुर्भाग्य रहा कि हिंदुस्तानी भाषा का उर्दू और हिंदी के रूप से अलग अलग विभाजन कर दिया गया। ये भारत के लिए बहुत बड़ा क्या है दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तानी भाषा का उर्दू और हिंदी के रूप से अलग अलग क्या है उनका अलग अलग विभाजन कर दिया गया है। सूफी जो धार्मिक काव्य था जिसके लिए हिंदू और मुस्लिम लेखकों ने बराबर योगदान दिया, वो एक क्या है विरासत के रूप में उन्होंने संभाल कर रखा, लेकिन इसे भी अचानक कुछ शब्दों में अंतर और लिपि की विभिन्नता के आधार पर अलग अलग कुछ शब्दों का अंतर और लिपि की विभिन्नता है क्या है इन दोनों की विभिन्नता को मानकर अलग अलग इनको भी बांट दिया गया। ये किया स्टूडेंट्स हमने हिंदी और उर्दू में मतभेद कि पहले हिंदू और मुसलमानों के अंदर कितना प्यार था, ये लोगों के सामने दावा करते थे कि हम कितने सच्चे मित्र हैं, लेकिन भारत का दुर्भाग्य रहा है कि कुछ शब्दों में अंतर और लिपि की विभिन्नता के ही कारण इन्हें अलग अलग बांट दिया गया। अब हम बात करते हैं कि भाषा जो हमारा टॉपिक है कि भाषा और शिक्षा पर राज्य की नीतियों की आलोचना, इसमें क्या आए अल्पसंख्यक भी आए। अब हम बात करेंगे अल्पसंख्यकों की भाषाओं की अनदेखी। बात करते हैं अल्पसंख्यकों की भाषा की अनदेखी कि जो अल्पसंख्यक थे उनकी भाषाओं की अनदेखी कैसे हुई और जो अल्पसंख्यक के बच्चे थे वो स्टडी के क्षेत्र में पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ पाए या वो वहीं रुक कर रह गए। अब हम बात करते हैं कि जो भारत में 1652 भाषाएं हैं उसमें क्या है कि विभिन्न वो जो भाषाएं हैं उसमें से वो 5 परिवारों से भी संबंध रखती हैं और वो 5 परिवारों की जो भाषाएं हैं वो भारत में क्या है बोली जाती हैं।
यह कहना कि संस्कृत सभी भारतीय भाषाओं की माँ है, जो भी हम दूसरी लैंग्वेज के अंदर शब्द देखते हैं वो क्या है, संस्कृत भाषा से निकले हम देखते हैं। कुछ भारतीय भाषाओं पर राज्यों क्या है, कुछ भारतीय भाषाओं पर अन्य भाषाओं की अपेक्षा अधिक ध्यान दिया गया, जैसे उसमें से भाषाएं थी हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, संस्कृत, गुजराती, मराठी और तेलुगु। तो दूसरी ओर जो ओस्ट्रो एशियाई या तमिल बर्मी भाषाओं की अनदेखी की गई, जो इन भाषाओं को क्या है अधिक ध्यान दिया गया। जो तिब्बत और बर्मी जैसी भाषाएं थी उनको उनकी क्या है अनदेखी की गई। तो अल्पसंख्यक जो क्या जो तिब्बत और बर्मी जैसी भाषाएं थी वो किनकी भाषाएं थी, वो अल्पसंख्यकों की ही भाषाएं थी। तो परिणाम स्वरूप जो अल्पसंख्यक बालक जिनकी मातृभाषा क्या थी, संताली या बोडो थी, वो क्या है वो उनको वो भी भाषाएं पढ़नी पड़ी जो उनके लिए एकदम अनजान थी। ऐसे बच्चे जब सामाजिक विज्ञान और विज्ञान को नहीं समझ पाते तो वो जो कक्षा है वो उनके लिए एक बोरिंग सिद्ध होती है, उबाऊ सिद्ध होती है। तो अब हमने बात की कि अल्पसंख्यकों की जो भाषाओं की अनदेखी की गई कि जो तिब्बत बर्मी जैसी भाषाएं थी, जो ओस्ट्रो एशियाई जैसी भाषाएं थी, उनको क्या है अनदेखा किया गया। कुछ ही भाषाएं को क्या है आगे एक पहचान के रूप में लेकर आए, जैसे मैंने आपको बताया कि हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, तमिल और मराठी। लेकिन जो अल्पसंख्यकों की भाषा थी उनके साथ क्या है मतभेद किया गया और वो पिछड़ कर रह गई और जो आज भी संघर्ष करती नजर आती हैं। लेकिन जो अल्पसंख्यक देश के हर कोने के अंदर, हर स्कूल के अंदर क्या है अल्पसंख्यक हमें जो बच्चे हैं वो देखने को ही मिलते हैं। लेकिन जब उनकी मातृभाषा में शिक्षा न देकर किसी ऐसी भाषा में शिक्षा दी जाती है वो जिनके उनके लिए वो क्या है अनजान सिद्ध होती है, तो वो सामाजिक विज्ञान जैसे जो विषय है वो उन्हें समझ नहीं पाते और जो कक्षा है वो उनके लिए बोर सिद्ध होती है। तो अब हम भाषा के ऊपर ही बात करते हैं कि जो संविधान सभा ने भाषा से संबंधित बहुत से जो मुद्दे हैं उनको क्या है अनसुलझा ही छोड़ दिया, जिनकी जो समस्याएं हैं वो आज हमारे सामने हमें देखने को मिल ही रही है। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि संविधान सभा में भारत की किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा नहीं बनाया गया। अब संविधान सभा के अंदर क्या है भाषा को लेकर मुद्दे हुए, कुछ मैंने पहले ही आपको बताया कि कुछ मुद्दों को क्या है अनसुलझा ही छोड़ दिया, जिसकी समस्याएं आज हमारे सामने पनप रही हैं। और संविधान सभा ने किसी भी भाषा को क्या है राष्ट्रीय भाषा नहीं बनाया, केवल हिंदी को देवनागरी लिपि के साथ केंद्र सरकार की ऑफिशियल भाषा बना दिया गया। जहां तक राज्यों का प्रश्न था कि उनके राज्य की भाषा प्रशासनिक भाषा के रूप में प्रयोग करने की छूट थी, इसलिए भारत का कोई भी नागरिक है अपने बच्चों की शिक्षा के लिए उसकी मातृभाषा में ही ग्रहण करने का अधिकार रखता है। जो संविधान के भाग 8 के अंदर यह प्रावधान किया गया है कि भारत में कोई भी अल्पसंख्यक अपनी जो भाषा है, जो अपने समुदाय की भाषा है, भारत की भाषाओं की सूचियों में उन्हें भी शामिल कर सकता है। जो कोई भी अल्पसंख्यक है संविधान के भाग 8 के अंदर कि वो क्या है अपनी जो उसकी भाषा है वो क्या है उसके अंदर उनको शामिल कर सकता है। तो स्टूडेंट ये पढ़ा हमने अल्पसंख्यकों की भाषा की अनदेखी कि किस प्रकार उनकी भाषाओं की क्या है अनदेखी किया गया है। जो बच्चे हैं क्या है पढ़ाई के क्षेत्र में पिछड़ कर रह गए हैं, उन्हें सामाजिक विज्ञान जैसे क्या है विषय समझ ही नहीं आते। जब तक उन्हें जो भी शिक्षा है प्रॉपर अपनी मातृभाषा में नहीं दी जाएगी तो वो कक्षा में बैठे हुए वो कक्षा ही पूरी उनको क्या है बोर लगती है। कारण क्या है उनकी मातृभाषा है जो क्या है पिछड़ कर रह गई है और आज भी वो क्या है संघर्ष करती ही नजर आती है। अगला पॉइंट है हमारा इसी के अंदर बहुभाषी भारत में भाषा और शिक्षा। इसी के अंदर अगला पॉइंट है बहुभाषी भारत में भाषा और शिक्षा कि
कि जो बहुभाषी भारत है, यहाँ पे क्या है, एक से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, तो उसमें शिक्षा का जो माध्यम है वो कैसा होना चाहिए, इसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे कि भारतीय संविधान में मातृभाषा में शिक्षा दिए जाने का प्रावधान किया गया। किसमें किया गया? भारतीय संविधान में, कि जो भी बच्चों को शिक्षा दी जाए वो क्या है, उसकी मातृभाषा में ही दी जाए। भारत में एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय नहीं है। भारत के किसी भी कोने में, किसी भी राज्य में क्या है, एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां क्या है, अल्पसंख्यक समुदाय हमें देखने को ना मिलता हो। तो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने सन 1938 में यह सुझाव दिया कि बच्चे को जो भी शिक्षा दी जाए या ग्रहण बच्चा करे वो क्या है, उसकी मातृभाषा में ही होनी चाहिए। इसके अलावा यह भी सुझाव दिया गया कि अल्पसंख्यकों की भाषा की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य बनता है। जो अल्पसंख्यक की भाषा है, अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनकी भाषा को वो क्या है, उनको अनदेखा न किया जाए। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का सुझाव तो दे दिया गया, लेकिन बहुभाषी भारत में एक ही भाषा में शिक्षा देना किस प्रकार से संभव होगा, यह समाधान नहीं किया गया। एक बहुभाषी समाज में बहुभाषी भाषाएं बोली जाती हैं, ऐसे में 3 भाषाओं के फार्मूला भी प्राप्त नहीं है। अब क्या है, संविधान में ये तो बता दिया गया कि बच्चे को क्या है, जो शिक्षा है वो अपनी मातृभाषा के ही अंदर दी जाए। जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, क्योंकि भारत का कोई भी क्षेत्र, कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहां अल्पसंख्यक के लोग ना रहते हों, तो वो क्या है, उनकी रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। लेकिन एक बहुभाषी समाज में क्या केवल एक ही भाषा को लागू करके शिक्षा दी जाए वो संभव है? जहां तक कि जो 3 फॉर्मूला नीति अपनाई गई वो भी क्या है, प्राप्त रूप से सक्सेसफुल नहीं हो पाई। जो भारत के स्कूलों में सामान्यतः बहुभाषी बच्चे मिलते हैं, यदि हम कक्षा का पाठ्यक्रम, पुस्तकें, सिलेबस, अनुदेशन प्रणाली को बहुभाषी संसाधनों के द्वारा नहीं तैयार करते, तो इससे अभिप्राय है कि हम विभिन्न बच्चों की व्यक्तिगत भावनाओं की अवहेलना कर रहे हैं। यदि उसकी भाषा की अवहेलना होती है तो उसकी भाषा का ज्ञान वंचित रह जाता है। केवल यह प्रावधान नहीं करना कि स्कूल प्रत्येक बालक को 3 भाषाओं का ज्ञान करवाएगा, यही काफी नहीं है। इससे स्पष्ट तौर पर कि देश की भाषाओं और सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रूप से संभाल कर नहीं रखा जा सकता। अगर कोई भी देश, चाहे कोई भी राज्य, अगर 3 ही लैंग्वेज लेके चलता है, कोई भी हिंदी, अंग्रेजी या उस राज्य की जो अपनी लैंग्वेज है, क्या बच्चा उससे सक्सेसफुल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो वो क्या है, बच्चा अपनी मातृभाषा से भी वंचित रहेगा, जो और लैंग्वेज है उसे भी प्रॉपर नहीं सीख पाएगा। अगर बच्चे को क्या है, प्रॉपर अपनी मातृभाषा के ही द्वारा शिक्षा दी जाती है, तो ही बच्चा अपनी मातृभाषा से कुछ शब्द लेकर अन्य भाषाओं के साथ संपर्क स्थापित करके ही दूसरी भाषाओं को क्या है, आसानी से सीख पाता है। तो ये भी क्या है, अच्छी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया। जो हमारी सांस्कृतिक है, जो हमारे धरोहर हैं, उनको भी क्या है, हमारे लिए संभाल कर रखना बहुत जरूरी है। ये किसके द्वारा हो सकता है? ये क्या है, एक अच्छी लैंग्वेज मातृभाषा के द्वारा। दूसरी लैंग्वेज है जो दूसरी भाषाएं हैं उनकी क्या है, कदर करके ही हो सकता है कि हम अपनी संस्कृति, जो हमारे धरोहर हैं, को भी रूप संभाल कर नहीं रखा जा सकता अगर हम दूसरी जो लैंग्वेज है उनकी कदर नहीं करते हैं। तो अब बात आती है 3 भाषाओं का फॉर्मूला। अब अगला पॉइंट है 3 भाषाओं का फॉर्मूला। तो हम बात करते हैं वो 3 भाषाएं कौन थी। तो एक तो मैंने आपको बताया कि हिंदी, अंग्रेजी, और जिस राज्य का बच्चा है उसकी राज्य की ही प्रशासनिक भाषा, जो राज्य वो क्या है, प्रॉपर तरह से यूज कर रहा है। अब बात आती है कि 3 भाषाओं का फॉर्मूला। तो 3 भाषाओं का फॉर्मूला क्या सक्सेसफुल हो पाया, हम बात करेंगे अभी। तो जो अब बात आती है कि जब सन 1961 में भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक हुई।
कब हुई वो? सन 1961 के अंदर जो सभी राज्य थे उनके मुख्यमंत्री थे, उन्होंने क्या है एक बैठक बुलाई जिसमें से 3 भाषाओं का फार्मूला अपनाया गया और जिसको कोठारी कमीशन ने भी क्या है अपना योगदान दिया। ये 3 भाषाएं कौन कौन सी थी? हिंदी, अंग्रेजी और राज्य की क्षेत्रीय भाषा। जो राज्य की उसकी क्षेत्रीय भाषा है, इसका उद्देश्य था कि नागरिकों को मातृभाषा के संदर्भ में पहचान कायम रखना, हिंदी को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिले और अंग्रेजी के माध्यम से प्रशासनिक योग्यता और तकनीकी विकास को भी बढ़ावा मिले। अब 3 भाषाओं का फॉर्मूला बनाया गया। वो 3 भाषाएं कौन सी थी? हिंदी, अंग्रेजी और राज्य की क्षेत्रीय भाषा। ये क्यों अपनाया गया? तीनों लैंग्वेज ही लेकर मुख्य क्यों चले? अगर इसका जो उद्देश्य था कि वो नागरिकों को उनकी मातृभाषा के द्वारा ही क्या है अपनी पहचान एक तो कायम रखना, हिंदी को बढ़ावा देना ताकि क्या है राष्ट्रीय एकता को भी बढ़ावा मिले, तो फिर अंग्रेजी भाषा के माध्यम से क्या है जो प्रशासनिक कार्य होते थे और जो तकनीकी विकास को भी क्या है बढ़ावा मिले। अब वो बात आती है कि जब पटनायक 1966 के अनुसार 3 भाषाओं का फार्मूला क्या है केवल एक योजना ही थी, कोई राष्ट्रीय भाषा की नीति नहीं थी। क्यों? कि एक राष्ट्रीय भाषा का मुख्य कार्य होता है कि वह सतत रूप से नागरिकों की पहचान को कायम रखने का क्या है कार्य करती है। तो लेकिन 3 भाषाओं का फार्मूला ऐसे करने में असमक्ष रहा, वो क्या है पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया। मैंने पहले भी आपको बताया था स्टूडेंट कि नीति निर्धारकों को विभिन्न भाषाओं के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले प्रयोग को भी निरीक्षण करना होगा। 3 भाषाओं के फार्मूले मूल भावना यह है कि अंग्रेजी भाषा के अलावा हिंदी भाषा के स्कूलों में भी पढ़ाया जाए। इसके अलावा दक्षिण भारत और पूर्व राज्यों में स्थानीय भाषा को भी क्या है पढ़ाया जाए। लेकिन 3 भाषाओं का यह फार्मूला हमेशा नहीं अपनाया गया। हिंदी भाषा राज्यों में मुख्य रूप से हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा ही पढ़ाई जाती थी। तो दूसरी ओर हिंदी भाषा जो राज्य वाले क्षेत्र थे जैसे तमिल थे, तमिल में क्या है तमिल भाषा के साथ अंग्रेजी पढ़ाएगी, तिब्बत में अपनी भाषा के साथ अंग्रेजी पढ़ाएगी। लेकिन क्या है अंग्रेजी तो साथ साथ चलती रही। जो दूसरी भाषाएं हैं वो क्या है एक तो जो राज्य था उसने अपनी क्षेत्रीय भाषा अपनाई, दूसरी क्या है अंग्रेजी को मेन प्रेफर किया। तो वो दूसरी भाषाएं हैं उनको क्या है अनदेखा किया गया। भारत में स्कूलों में आधारभूत संरचनाओं का क्या है अभाव है। भाषा शिक्षा का आधार बहुभाषी ढांचा नहीं है। बहुत से बच्चे स्कूलों को बिना किसी भाषा के ज्ञान को छोड़कर ही चले जाते हैं। उनकी भाषा की योग्यता विकसित नहीं हो पाती। उनका कारण क्या है? उन्हें अपने मातृभाषा अपनी प्रॉपर लैंग्वेज में शिक्षा नहीं मिल पाती, तो उन्हें दूसरी भाषा को अपनाने में क्या है कठिनाई अनुभव होती है। अगर मातृभाषा के द्वारा उन्हें शिक्षा न दी जाए तो वो क्या है पूरी कक्षा पूरी क्लास उन्हें बोरिंग लगती है। तो वह समझ कि उनकी भाषा की योग्यता विकसित नहीं हो पाती, इसलिए वे अन्य विषयों जैसे सामाजिक विज्ञान, गणित जैसे विषयों में भी क्या है पिछड़ जाते हैं। आज जो समझ हमें भारत की बहुभाषी प्रकृति की है वह समझ उस समय नहीं थी जो संविधान सभा में भाषा की समस्याओं के बारे में विचार विमर्श चल रहा है। इस समझ के अभाव में नीतियों का निर्धारण किया गया है। तो स्टूडेंट्स यहीं पे क्या है हमारा टॉपिक खत्म होता है। आज हमने पढ़ा कि भाषा और शिक्षा पर राज्य नीतियों की आलोचना। पहले मैंने आपको इसका सार बताया, फिर बताया कि हिंदी और उर्दू में मतभेद जो पाया जाता है, फिर बताया कि अल्पसंख्यकों की भाषा की अनदेखी किस प्रकार की गई, फिर बहुभाषी भारत में भाषा और शिक्षा के बारे में समझाया, फिर 3 भाषाओं का फार्मूला क्या ये कामयाब रहा, कितनी देर तक कामयाब रहा, इसके बारे में मैंने आपको क्या है बताया। तो स्टूडेंट ये हमारा टॉपिक यहीं पे क्लियर होता है और फर्स्ट यूनिट हमारी यहीं पे खत्म होती है। थैंक्स स्टूडेंट्स।